नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4 है। ये एपिसोड नंबर कितना है? 4 है। और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। और पिछले एपिसोड आपका 3 एपिसोड हो चुका है, ठीक है ना। तीसरा एपिसोड में हम लोग 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग करेंगे 150, 151 से लेके 200 तक पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। हर एक एपिसोड में हम लोग 50 क्वेश्चन लेके आते हैं और पूरा विश्लेषण के साथ करते हैं, ठीक है। और आज स्टार्ट होगा 151 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। और एपिसोड नंबर ये है 4। और ये बुक यूथ पब्लिकेशन का बुक है। बीपीएससी द्वारा जितना भी PYQ आज तक बीपीएससी जितना भी एग्जाम लिया, सारे एग्जाम का इसमें निचोड़ है। सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया, हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और जो भी सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट करेंगे। और हर एक एपिसोड में 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और साथ में क्या करेंगे, याद भी करते चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 151, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका जंतु कौन है बताइए? केचुआ है। तो केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। इस जंतु का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। यह संघ एनीलिडा समूह का जंतु है। इसमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। इस संघ के कुछ जंतु एकलिंगी तथा कुछ बहुलिंगी होते हैं। इस संघ के कुछ अन्य जंतु जैसे नेरिस, जोंक, सीपी, कृमि आदि है। तो केचुआ किस संघ के जीव है? तो केचुआ एनीलिडा समूह का क्या है? एनीलिडा संघ का ये जीव है। 152 नंबर क्वेश्चन, कीट सांस लेती है। कीट किससे सांस लेती है? श्वास रंध्र से सांस लेती है कीट, ठीक है। कीट श्वास रंध्र द्वारा सांस लेती है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ा अगर संघ की बात करते हैं जीवों का, तो कौन सा संघ आता है? ये ऑर्थोपोडा संघ आता है। इसमें जितना भी कीट पतंग सब किस में आ जाएगा? ऑर्थोपोडा संघ में आ जाता है। उसके बाद कीटों के शरीर में श्वसन के लिए विशेष अंग ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया पारदर्शी नलिका होती है। ट्रैकिया क्या होती है? पारदर्शी नलिका होती है जो श्वास रंध्रों द्वारा बाहर वायुमंडल में खुलती है। श्वास रंध्रों के द्वारा कीट वायुमंडल से गैसों का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। तो कीट किससे सांस लेती है? श्वास रंध्रों से क्या करती है? सांस लेती है। अगला 153 नंबर क्वेश्चन, क्रेफिश क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्रेफिश का रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं हम लोग। क्रेफिश बोले तो झींगा मछली में होमोसाइनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके ऑक्सीजन से मिलने पर रक्त का रंग नीला हो जाता है। क्योंकि यह प्रोटीन तांबा आधारित होता है, अतः क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। 154 नंबर क्वेश्चन, टेप वार्म के खंड कहलाते हैं। टेप वार्म के खंड क्या कहलाते हैं? प्रोग्लोटिड 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 कहलाता है। टेप वार्म फीता कृमि है ना के खंड को प्रोग्लोटिड कहा जाता है। टेप वार्म प्राणी जगत के संग प्लेटी हेलमेंथीज चपटी कृमि के अंतर्गत आता है। तो आपको पूछेगा प्लेट वार्म प्राणी किस जगत के अंतर्गत आता है? तो प्लेटी हेलमेंथीज जगत के अंतर्गत आ जाता है। टेप वार्म प्राणी जगत के किस संघ के अंतर्गत आता है? प्लेटी हेलमेंथीज संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। गौरतलब है कि इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो जो प्लेटी हेलमेंथीज संघ के जो जीव है, तो अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के अंतः परजीवी के रूप में क्या होता है? ये पाया जाता है। अगला 155 नंबर क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स है ना, क्या है बताइए? क्या है ये? जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरेसिक युग का क्या? सर्व पुरातन पक्षी है ये। आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे पुराना पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरेसिक काल में लगभग 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह जीवाश्म पक्षी है ना। इसका जीवाश्म सर्वप्रथम 1861 में वैगनर नामक वैज्ञानिक ने जर्मनी के बवेरिया नामक स्थान की चट्टानों से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? बवेरिया नामक
स्थान के चट्टानों से प्राप्त किया था। आजकल यह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसका आकार लगभग कौवे की तरह था। इसे सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स को क्या बोला माना जाता है? इसे सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इनमें सरीसृप एवं पक्षी दोनों के सम्मिलित लक्षण पाए जाते हैं। इसमें सरीसृप का भी लक्षण पाया जाता है और पक्षी का भी लक्षण पाया जाता है। सरीसृप बोले तो रेंगने वाला जंतु, और पक्षी उड़ने वाला जंतु, ये दोनों का गुण इसमें क्या किया जाता है? पाया जाता था आर्कियोप्टेरिक्स में। ठीक है, चलिए 156 नंबर में चलते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। जैसे कछुआ की बात करते हैं तो सत्य उभयचर जंतु नहीं है। मेढक तो उभयचर जंतु है, टोड भी है, उसके बाद सेलामेंडर। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? कछुआ। कछुआ सत्य उभयचर जंतु नहीं है। यह सरीसृप श्रेणी में आता है। इसका जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है। उभयचर वर्ग के जानवर पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, जिस कारण ये वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उभयचर का हृदय 3 कक्षीय होता है। उभयचर के उदाहरण है, जैसे उभयचर में कौन आ जाएगा? मेढक आ जाएगा, टोड आ जाएगा, सेलामेंडर आ जाएगा। ये सब किस में आता है? उभयचर में आता है। 157 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा बोले तो सीलोम रक्त से भरा होता है? निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा होता है? किसका भरा होता है? ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होता है उसमें प्रगुहा रक्त से भरा होता है। देखते हैं, ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा बोले तो सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं का शरीर 3 भाग में बटा होता है। सिर, धड़, उदर, है ना। सिर वाला भाग माथा वाला, धड़ वाला उसका उदर वाला भाग, ठीक है, उदर पेट वाला भाग में विभक्त होता है। इसका शरीर काइटिन नामक वायु कंकाल बोले तो आवरण से ढका होता है। इसका शरीर किसका बना होता है? काइटिन नामक वायु कंकाल से ढका होता है। इसका रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। इनका रुधिर परिवहन तंत्र क्या होता है? तो खुला होता है। खुला रुधिर परिवहन तंत्र वाला जीव है ये। उदाहरण में हो जाएगा केकड़ा हो जाएगा, झींगा मछली हो जाएगा, उसके बाद मच्छर हो जाएगा, खटमल हो जाएगा। ये सब इसमें आ जाता है। किस संघ में आ जाता है? आपका ऑर्थोपोडा संघ में आ जाता है। अगला है 158 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी वह क्या करता है? श्वसन करता है, सांस लेता है। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है। हाइड्रा निडेरिया संघ का सूक्ष्म आकार का जलीय जीव है। इसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। इस जंतु का शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तथा इसका प्रत्येक भाग नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है ना। हाइड्रा क्या करता है? उसका शरीर क्या होता है? कई छोटे छोटे भाग में टूट जाता है और फिर से नई जीव का क्या कर लेता है? वो निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पुनरुद्भवन कहते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती है? तो ये यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है। अगर मनुष्य पूछ देगा तो मनुष्य यूरिया के रूप में उत्सर्जित करता है, पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करता है और जलीय जीव अमोनिया के रूप में क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उन प्राणियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना पड़ता है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। 160 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है बताइए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 2 प्रकार के देते हैं। ठीक है ना। एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। ठीक है ना। 2 प्रकार के होते हैं, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता
तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देते हैं। एक प्रकार के अंडे से रानी तथा कार्यकर्ता का जन्म होता है, जबकि दूसरे प्रकार के अंडे से ड्रोन का उद्भव होता है। दूसरे अंडे से किसका उद्भव होता है? ड्रोन का उद्भव होता है। अगला है 161 नंबर क्वेश्चन। लीवर फ्लूक किसके पित्त वाहिनी में रहता है? लीवर फ्लूक किसके पित्त वाहिनी में रहता है? किसके पित्त वाहिनी में रहता है? भेड़ के पित्त वाहिनी में रहता है, पिता से। लीवर फ्लूक भेड़ के पित्त वाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूक परजीवी कीड़े हैं जो पित्त नलिकाओं और संक्रमित जानवरों के यकृत में रहता है। लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम फेसिओला हेपेटिका है। फेसिओला हिपेटिका है। ये परजीवी मवेशियों और भेड़ों में फेसिओलियासिस नामक बीमारी का कारण बनता है। 162 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है, कौन सा स्तनपायी नहीं है? मछली स्तनपायी नहीं है। वो क्या देती है? अंडे देती है। अगला चमगादड़, व्हेल, ये सब क्या? स्तनपायी है। अगला देखते हैं, मछली स्तनपायी नहीं है, यह मत्स्य वर्ग में आता है। यह किस में आता है? ये मत्स्य वर्ग में आता है। मछली की त्वचा मछली की त्वचा के बोले तो वो सल्क, स्केल अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। जो मछली का जो पूंछ होता है ना, उसका प्रयोग किसके लिए करती है? वो तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, यानी आगे से क्या रहेगा? आगे से एकदम पूरा आगे से इस प्रकार से एकदम कोन बना हुआ रहेगा। इसको हम धारा रेखीय, इस प्रकार से कोन बना रहता है। अगला, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए कुलोम पाए जाते हैं। कुलोम गील बोले तो गिल्स पाया जाता है, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करती है। महावर्ग मत्स्य या पीसीज का क्रमशः प्लोकेडमाई विलुप्त समूह। प्लोकेडमाई की बात करते हैं, प्लोकेडमायर की बात करते हैं। क्या है? विलुप्त समूह। उस पर कॉन्ड्रिवथीज की बात करते हैं। उपास्थि में मत्स्य कॉन्ड्रिवथीज, ये क्या है? ये उपास्थि में मत्स्य है। उसके बाद ऑस्टिकथीज की बात करते हैं तो अस्थियल मत्स्य, इसमें क्या पाया जाता है? अस्थियल पाया जाता है, अस्थि पाया जाता है। नामक 3 वर्गों में क्या किया गया? इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो मत्स्य वर्ग या पीसीज को क्रमशः 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है आपका प्लोकेडमाई, जिसको विलुप्त समूह बोलते हैं। कॉन्ड्रिवथीज, इसको उपास्थि में मत्स्य बोलते हैं। उसके बाद ऑस्टिकथीज, इसको अस्थिल मत्स्य कहते हैं। ये 3 वर्गों में क्या किया जाता है? इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 163 नंबर। किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनपायी जीव के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 4 प्रकोष्ठ। स्तनपायी जीव के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 आलीन तथा 2 नीला होता है। अगला 164 नंबर। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है, क्यों सक्षम होता है कीट जल सतह पर दौड़ने में? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देती है। ठीक है, तो कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह एक लचीली झिल्ली के समान हो जाती है। अगला है जुगनू क्या है? जुगनू क्या है बताइए? जुगनू एक कीट है। जुगनू क्या है? कीट है और आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। जुगनू कीट का उदाहरण है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियों का नामकरण हो चुका है, जबकि इनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है। ठीक है ना, अनुमानित संख्या कितना है? 3 करोड़, लेकिन 10 लाख से अधिक प्रजातियों का नामकरण हो चुका है। 166 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन है बताइए? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा अलैंगिक कोश का संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। ये सबसे सूक्ष्म जीव होता है। ये क्या होता है? सबसे सूक्ष्म जीव होता है।
तो बात करते तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है, करने में समर्थ होता है, कौन होता है? वो माइकोप्लाज्मा। 167 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खियां कॉलोनी की रक्षा के दौरान एक दूसरे को खोजने और आसानी से पहचानने के लिए फेरोमोन्स 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 का उपयोग करती है। प्रत्येक छत्ते की अपनी अनूठी गंध होती है। जितना भी छत्ता होता है ना, उसका अनूठी गंध होती है, जिसके कारण वो छत्ते में आ जाती है, जिससे मधुमक्खियां अपने परिवार के सदस्यों की पहचान कर पाती है। फेरोमोन्स मधुमक्खियों के बीच संवाद करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। आपको पूछेगा फेरोमोन्स क्या है? तो फेरोमोन्स मधुमक्खियों के बीच संवाद, बोले तो बातचीत, संवाद करने का सबसे सुविधाजनक क्या है? तरीका है। 168 नंबर क्वेश्चन, दीमक के आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो दीमक के आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। दीमक सेल्यूलोज को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, किंतु उसे पचाने की क्षमता दीमक में नहीं होती है। दीमक के आंत में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक है ना? तो दीमक के जो आंत में पाया जाने वाला कौन चीज़ है जो कि सेलुलोज को पचाता है? तो प्रोटोजोआ पचाता है। दीमक और प्रोटोजोआ के मध्य सहभागिता का रिश्ता है। सहभागिता का रिश्ता होता है, या मतलब एक दूसरे के लिए बना हुआ है। ठीक है ना? एक दूसरे को फायदा पहुंचाए। 159 नंबर क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। स्तनधारी शब्द का अर्थ है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु, जिनमें उत्पन्न दुग्ध द्वारा इनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जलीय एवं वायवीय भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। ठीक है ना? तो जानवर में सबसे अगर बात करते हैं तो मछली में तो सबसे बुद्धिमान जंतु कौन है? आदमी के बाद कौन है? डॉल्फिन ही है। यद्यपि यह मछली की तरह दिखती है, परंतु यह एक स्तनधारी जंतु है। दिखती है मछली की तरह, लेकिन यह क्या है? स्तनधारी जंतु है, जो मैमल वर्ग में आता है, मैमेलिया में आता है। मैमेलिया बोले तो जो क्या देती है? बच्चे को जन्म देती है। अगला 170 नंबर, टीनिया। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो पोर्क टेपवार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्क टेपवार्म कहते हैं। टीनिया सोलियम को सामान्यतः पोर्क टेपवार्म, सुअर मांस फीता कृमि, इसको क्या बोला जाता है? पोर्क टेपवार्म, सुअर मांस फीता कृमि कहा जाता है। ये प्लेटी हेलमिंथी संघ के सेस्टोडा वर्ग से संबंधित है। यह प्लेटी हेलमिंथी संघ के किससे संबंधित है? सेस्टोडा वर्ग से संबंधित है। बीफ टेपवर्म टोनिया सागिनाटा। बीफ टेपवर्म की बात करते हैं तो क्या है? टेनिया सागिनाटा। अगला है सीप टेपवर्म की बात करते हैं तो मोनिजिया एक्सपेंसा। अगर सीप टेपवर्म की बात करते हैं तो मोनिजिया एक्सपेंसा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। अगला 171 नंबर क्वेश्चन, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतु को बताता है। कौन? एम्फीबिया बताता है। उभयचर बोले तो एम्फीबिया प्राणी होते हैं। उभयचर जल में भी रहेगा और स्थल में भी रहेगा। उभयचर जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे मेढक हो गया, घड़ियाल हो गया। ये जल में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? स्थल पर भी रह सकता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? सबसे विशाल स्तनपायी कौन है बताइए? तो नीली व्हेल। कौन है? नीली व्हेल। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी नीली व्हेल है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। इसकी लंबाई 30 मीटर तक तथा वजन लगभग 200 टन दर्ज किया गया है। यह वर्तमान में अस्तित्व में रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है। इसका शरीर क्या हो जाएगा? लंबा और पतला होता है।
अगला 173 नंबर क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने वाले मछलियां जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? तो मर जाती हुए श्वास नहीं ले पाती है। जल में रहती है तो जल में घुले हुआ जो ऑक्सीजन है उससे वो सांस ले लेती है ना, गलफरों द्वारा। लेकिन जब बाहर निकालेंगे उसको, ठीक है ना, तो जल उसको मिलेगा नहीं, और जल नहीं मिलेगा तो सांस कैसे लेगी, ठीक है ना। तो श्वास नहीं लेने की वजह से वो क्या करती है, मर जाती है। मछलियां गिल्स द्वारा श्वास लेती है। उनमें हमारी तरह फेफड़े नहीं होती है, न ही वे हमारी तरह नाक से सांस लेती है। मछलियां सांस लेने के लिए मुंह से पानी लेती है और पानी गलफरों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। पानी में मिली हुई ऑक्सीजन गलफरों की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती है और गलफरों में बहने वाली खून के साथ यह ऑक्सीजन में मिल जाती है और शरीर में भ्रमण करती है। इसी ऑक्सीजन से मछली का खून शुद्ध होता है तथा मछली के सांस लेने की क्रिया पूरी हो जाती है। इसलिए मछली को पानी से बाहर निकालने पर वो क्या करती है, मर जाती है। 174 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? गैम्बूसिया का किया जा सकता है। गैम्बूसिया मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली का उपयोग किया जा सकता है। गैम्बूसिया मछली साफ पानी में रहती है। गैम्बूसिया मछली कहाँ रहती है? साफ पानी में रहती है। यह जल की ऊपरी सतह पर रहती है जहाँ मच्छर के लार्वा रहते हैं। यह मछली पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू आदि के मच्छर पैदा नहीं होती है। बहुत अच्छा है ये। अगला 6 नंबर चैप्टर है। इसमें किस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? पादप अकारिकी। पादप अकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य की बात करते हैं तो पौधे सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करती है। ये बात तो सही है। दूसरा है पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बात भी सही है। पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बात गलत है। पौधों की कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, ठीक है ना। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और कोशिका झिल्ली होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के रूप में परिवर्तित करती है। इस प्रक्रिया में जल, प्रकाश, पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह हरे रंग का वर्णक है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है, ठीक है ना। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। पौधे के जो कोशिकाएं होता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु में क्या होता है? यह अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्रकाश में, किस प्रकाश में वो प्रकाश संश्लेषण करती है? बैंगनी, नीला, लाल रंग को क्या करती है? वो ग्रहण करती है। अगर पूछेगा पेड़ जो भी होता है पादप, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की जो रफ्तार होती है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे ज़्यादा क्रियाशील किस प्रकाश में होती है? तो वो लाल प्रकाश में होती है, ठीक है। अगला 176 नंबर क्वेश्चन, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलती है? वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलती है? तो कोशिका जल द्वारा। किसके द्वारा था? कोशिका जल, यानी बोले तो जाइलम के द्वारा क्या होता है? वो खींच के जड़ से उसको ले जाता है पत्तियों तक। तो किसके द्वारा होता है? कोशिका जल द्वारा। कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों की जड़ें मृदा से जल प्राप्त करती है। इस जल को कोशिका जल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका जल कहते हैं। अगला 177 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? बताइए। पुरों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ऑक्सीजन का क्या होता है? विसरण होता है। पौधे में सूर्य के प्रकाश की ओर तने का झुकाव ऑक्सीजन, है ना, वृद्धि हार्मोन है ये, ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण होता है। सूट, एक होता है रूट, जड़ वाला भाग, सूट होता है जो जड़ से ऊपर वाला भाग होता है, बाहर वाला भाग, उसको सूट बोलते हैं। सूट टिप और मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन तने की नोक से चलता है और प्रकाश
और प्रकाश प्राप्त न करने वाले पक्ष या छायादार पक्ष पर अधिक केंद्रित होता है। अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तने का छायादार पक्ष प्रकाश प्राप्त करने वाले पक्ष की तुलना में तेजी से बढ़ता है। नतीजन तना प्रकाश की दिशा की ओर झुक जाता है। किसकी ओर झुक जाता है? तना प्रकाश की ओर झुक जाता है। देखिएगा, कभी भी जो पेड़ होता है ना, प्रकाश की तरफ ही क्या करता है? वो ग्रो करता है। अगला 178 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? वनस्पतिक हार्मोन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन क्या है? वनस्पतिक हार्मोन है। इंसुलिन ये जंतु में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी जंतु में पाया जाता है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? वनस्पतिक हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। अन्य वनस्पतिक हार्मोन जैसे हो गया जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन, इसको जिब्रेलिथ कर दिया, जिब्रेलिन होता है, उसका एथिलीन होता है, एब्सिसिक एसिड आदि, ये सब क्या है आपका? ये सब पादप हार्मोन है। और इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन ये पशु बोले तो जंतु हार्मोन है। 179 नंबर, आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो ये विसरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? विसरण क्रिया होती है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करती है। क्या करती है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करती है। अगला 180 नंबर क्वेश्चन, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास के संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? तो यह थिग्मोट्रोपिज्म। मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्पर्शानुवर्तन। आसपास को छूने या स्पर्श करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि है। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 181 नंबर, लीची का खाद्य भाग है। लीची का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो ये खाया जाता है आपका एरील वाला भाग। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम लीची चेनेसिस है। किसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? लीची चेनेसिस है। इसके खाने वाले भाग का नाम एरील है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल एवं उसके खाने वाले भाग निम्न है। ठीक है ना। पहला आपका आम का मध्य फल वित्ती खाया जाता है। नारियल का भूनपोष खाया जाता है। सेब का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। सेब का क्या खाया जाता है? मांसल पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है। तो लीची का क्या खाया जाता है? लीची का एरील खाया जाता है। लीची का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? लीची का वैज्ञानिक नाम चेनेंसिस। क्या है? चेनेंसिस है ना। चेनेंसिस किसका नाम है? लीची का वैज्ञानिक नाम है। अगला 182 नंबर क्वेश्चन, 182, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। कौन खोज करने वाले हैं? गार्नर और एलार्ड ने। ठीक है ना। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 ईस्वी में की थी। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे ही पौधों की प्रदीप्ति कालिता कहते हैं। फोटोपरियोडिज्म कहते हैं इसको। यह पौधे पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों को 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में। लंबे दिन वाले पौधे, जिन पौधों को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिन वाले पौधे होते हैं। इसको LDP कह देते हैं हम लोग शॉर्ट में। जैसे में हो गया मूली, हो गया पालक, हो गया चुकंदर, इसको लंबे दिन वाला पौधा कहते हैं। इसको प्रकाश की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा चाहिए इसको।
अगला है छोटे दिन वाले पौधे। जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है उन्हें छोटे दिन वाले पौधे एसडीपी कहा जाता है। जैसे में सूरजमुखी हो गया, चावल हो गया, सोयाबीन, तंबाकू, ये सब क्या है आपका छोटे दिन वाले पौधे हैं, कम प्रकाश की इसको आवश्यकता होती है। अगला है दिन तटस्थ पौधे। दिन तटस्थ पौधे वे पौधे जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना फूल आते हैं। दिन तटस्थ पौधे जैसे डीएनपी कहते हैं इसको, जिसमें इसमें कौन कौन पौधा आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा, ककड़ी इसमें आ जाएगा। अगला 183 नंबर क्वेश्चन, संवेदनशील पौधे मीमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? इसको केमोनेस्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केमोनेस्टी कहते हैं। मेमोसा पोडिका जिसे छुई मुई के नाम से जाना जाता है, इस पौधे की पत्तियों की गति को थिग्नोमेस्टिक मूवमेंट या केमोनेस्टिक कहा जाता है। इस प्रकार यह एक प्रकार का नेस्टिक मूवमेंट होता है। ये यांत्रिक उत्तेजना द्वारा ट्रिगर होता है। छुई मुई के पत्ते मिश्रित पत्ते होते हैं। प्रत्येक पत्ते के आधार पर एक संरचना होती है जिसे पल्विनस कहते हैं। ये पल्विनस पानी से भरे होते हैं और पत्ती को सहारा देती है। जो पल्विनस होता है वो किससे भरा रहता है? पानी से भरा रहता है और पत्ती को क्या देता है? सहारा देता है। जब पत्तियों को स्पर्श किया जाता है तब पल्विनस के कारण पत्तियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है एवं एक समय के बाद पुनः अपने पुरानी स्थिति में आ जाती है। किसके वजह से? पल्विनस के कारण क्या होती है? पल्विनस के कारण पत्तियां मुरझा जाती है और फिर थोड़ा देर के बाद फिर उसी जैसे पहले था उसी स्टेज में आ जाती है। 184 नंबर क्वेश्चन, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? बताइए। कोशिका द्रव में। कहाँ पर है? कोशिका द्रव में। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्ती की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे पौधे बाद में अपने जैविक गतिविधियों में प्रयोग में लाती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला 185 नंबर, एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। श्वसन का जो सांस लेता है पौधा किसके द्वारा लेता है? वो एस्टोमेटा के द्वारा ही लेता है। अगर ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है तो किसके द्वारा छोड़ता है? वो ऑक्सीजन को छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और ऑक्सीजन जो छोड़ता है वो किसके द्वारा? एस्टोमेटा के द्वारा। एस्टोमेटा पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र होते हैं जिनके जरिए पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है एवं ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। 186 नंबर क्वेश्चन, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है। कैसे गणना की जाती है? तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, जमीन से 1 मीटर ऊपर हम लोग क्या करेंगे? तना का जो घेरा होता है उसको मेजर करके किसी पेड़ पौधे की हम लोग उम्र की बात कर सकते हैं। किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगला है 187 नंबर क्वेश्चन, श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहते हैं। श्वसन जड़ों वाले पौधे को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। श्वसन जड़ों वाले पौधे को मैंग्रोव पौधे या एविसेनिया प्रजाति के पौधे कहते हैं। इन पौधों में पाई जाने वाली वायवीय जड़ें कई रूपों में होती है। इन पौधों में जड़ें छोटी तथा तार जैसी होती है जो तने से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। इन जड़ों पर छोटी छोटी पेंसिल जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें श्वसन जड़ या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। जो श्वसन जो जड़ होता है उसको श्वसन जड़ बोल सकते हैं या फिर न्यूमेटोफोर्स कह सकते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? डहेलिया के जड़ों से क्या प्राप्त होता है? इंसुलिन प्राप्त होता है। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। यह सूर्यमुखी कुल द्विदली वर्ग का पौधा है। इंसुलिन मुख्यतः कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह भी मुख्यतः प्रोटीन होता है। यह कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करना है।
अगला ये पूछेगा आपको इंसुलिन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इंसुलिन का महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे शरीर में जो रक्त में अतिरिक्त शुगर है ना, उसको किस में बदल देगा, वो ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। यह ग्लाइकोजेन यकृत में संचित रहती है। और यह ग्लाइकोजेन कहाँ संचित रहती है, यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। ठीक है ना, मधुमेह रोग होता है और प्रोटीन संश्लेषण को भी क्या करता है, ये प्रेरित करता है। 189 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है। सत्य फल नहीं है कौन आपका, सेब सत्य फल नहीं है। लेकिन असत्य फल सेब आता है, असत्य फल में आता है। ठीक है ना, जैसे खजूर हो गया, आलू बुखारा अंगूर, ये सब इसमें आ जाएगा सत्य फल में, लेकिन सेब सत्य फल नहीं। अगला सेब सच्चा फल नहीं है। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग फल निर्माण में भाग लेती है। ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेती है। सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेती है। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेती है तो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे में कोई आ जाएगा आपका आम हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है आपका, पौधे का तना भोजन के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा डैश में मदद करता है। तो भोजन का भंडारण में भी हो जाएगा, पौधे के आकार देने में भी हो जाएगा, है ना। श्वसन तो इसमें श्वसन का भी कुछ भाग हो जाता है, लेकिन जिसका तना क्या हरा है, प्रकाश संश्लेषण भी हो जाता है। ठीक है ना, अगर हरा होगा तब, अगर नहीं हरा होगा तो उसमें श्वसन और प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत कम मात्रा में होगी। जैसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। पौधे के तने का मुख्य कार्य पौधे को आकार देना है, जिसमें कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके, पौधा दृढ़ता पूर्वक खड़ा हो सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी क्या करता है, एकत्रित करता है, संग्रहित करता है एवं मरुस्थलीय पौधों में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी क्या करती है, संपन्न करती है। जो मरुस्थलीय पौधा होता है जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, तो इसमें क्या होता है, उसके तना में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। 151 कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, बताइए। नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह से उगते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। इनके कुछ उदाहरण जैसे पीचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, उसका कोबरा लिली हो गया और उसका सनड्यूस हो गया। ये सब क्या है आपका, कीटभक्षी पौधे होते हैं, जो कि उसको नाइट्रोजन तो मिलता ही नहीं है, नाइट्रोजन की उसमें कमी होती है, तो कीटों को क्या करता है, अपना शिकार बनाता है और उसे नाइट्रोजन ग्रहण करता है। 192 नंबर क्वेश्चन, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है। किस रूप में होता है, संपार्श्विक के रूप में होता है, संपार्श्विक के रूप में होता है। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहन बंडल सामान्यतः संपार्श्विक, खुला, संयुक्त और द्विसंपार्श्विक होता है। संवहन बंडल संवाहक उत्तक का एक रज्जुक है। एक बीजपत्री में संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम से बना होता है। अगर पूछेगा कि संवहन बंडल एक बीजपत्री पौधे में किसका बना होता है, जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। द्विबीजपत्री में यह जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से बना होता है। द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में संयुक्त और खुले संवहनी बंडल देखे जाते हैं। जो द्विबीजपत्री होगा ना, द्विबीजपत्री तने में के अनुप्रस्थ काट में संयुक्त और खुले संवहनी बंडल देखे जाते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन, नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल के फलों का फैलाव किस प्रकार से होता है, आपका मेसोकार्प द्वारा होता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प द्वारा होता है। नारियल का वास्तविक नाम कोकस न्यूसीफेरा है, कोकस न्यूसीफेरा है और कुल
एरिकेसी है और कुल क्या है इसका, एरिकेसी है। नारियल का जो वनस्पतिक नाम है क्या है, कोकस न्यूसीफेरा है और कुल, इसका कुल की बात करते हैं तो एरिकेसी है। नारियल की फलभित्ति को पेरिकार्प कहते हैं। नारियल की फलभित्ति को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प 3 परतों से बना होता है। पेरिकार्प कितने परतों से बना होता है, 3 परतों से बना होता है। एपीकार्प बाह्य परत, एपीकार्प को बोलते हैं बाह्य परत, यह कठोर और पतला होता है। मेसोकार्प मध्य परत, यह मोटा और रेशेदार होता है। एंडोकार्प आंतरिक परत बोलते हैं, ये कठोर होता है, इसी में बीज संरक्षित होता है। एंडोकार्प की बात करते थे, ये आंतरिक परत होता है, ये कठोर होता है और इसी में बीज संरक्षित रहता है। एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प याद रखिए। अगला 194 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो क्या हो जाएगा, रंध्र द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। पत्तियों में उपस्थित रंध्र छिद्रों द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाने वाला एक छोटा सा छिद्र होता है जो मुख्य रूप से पौधों और वायुमंडल के मध्य गैसों का आदान प्रदान करता है। जाइलम पानी के परिवहन में मदद करता है और फ्लोएम की बात करते हैं तो जो भी भोजन होता है बनता है पत्तियों में, है ना, उसको पेड़ के सभी भागों में क्या करता है, वो सभी भागों में भेजता है। अगला 195 नंबर क्वेश्चन, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भ्रूण कहते हैं। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग भ्रूण होता है। भ्रूण किसी बीज या कली का हिस्सा होता है। भ्रूण का विकास अधिकांशतः शिखाग्र कोशिका से होता है। भ्रूण का विकास अधिकांशतः किससे होता है, शिखाग्र कोशिका से होता है। अगला 196 नंबर क्वेश्चन, फूल का डैश फल बनता है। फूल का डैश फल बनता है, तो क्या फल बनता है, अंडा से ही क्या होता हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। मोटी फल भित्ति में प्रायः 3 स्तर हो जाते हैं। बाहरी स्तर को वाई फल भित्ति कहते हैं, एपीकार्प बोलते हैं। मध्य स्तर को मध्य फल भित्ति मेसोकार्प कहते हैं, जबकि अंदर के स्तर को अंतः फल भित्ति कहते हैं, जिसको एंडोकार्प कहते हैं। इसको अंदर वाला क्या कहते हैं हम लोग, एंडोकार्प कहते हैं। अगला 197 नंबर क्वेश्चन, फल निम्नलिखित में से क्या है। फल निम्नलिखित में से क्या है, अंडाशय का उत्पाद है। फल निम्नलिखित में से क्या है, अंडाशय का उत्पाद है। 198 नंबर क्वेश्चन, लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग मेंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। ठीक है ना। अगर लौंग की बात करते हैं, लौंग मेंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची क्लोव है, क्लोव। लौंग का अंग्रेजी पर्यायवाची की बात करते हैं, इसको क्लोव बोलते हैं। लौंग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लौंग को इंग्लिश में क्लोव कहा जाता है, जो लैटिन शब्द कलैक्स से निकला है। इस शब्द को कील या कांटे का बोध होता है। इस शब्द से किसका बोध होता है, इस शब्द से कील या कांटे का बोध होता है, जो लौंग की आकृति के सदृश है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका प्रयोग पकवानों और औषधि के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पकवान में किया जाता है और औषधि के रूप में किया जाता है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है, तो वर्तिका और वर्तिका भाग से होता है। ठीक है ना, ये मादा भाग होता है। वर्तिकाग्र व वर्तिका से क्या होता है, पुष्प प्राप्त होता है, उसी को हम लोग केसर बोलते हैं। ठीक है ना। केसर वर्तिका पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है, तो वर्तिकाग्र व वर्तिका से प्राप्त होता है। केसर पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से प्राप्त होता है। केसर क्रोकस सैटाइवम पौधे के सूखे वर्तिकाग्र से
प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। चिकित्सा में भी किया जाता है और मसाले आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 200 नंबर कौन है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन करता है? तो कौन सा भाग? पर्ण भाग। पौधे का पर्ण भाग फूल बनने के उद्दीपन का कार्य करता है। तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ पौधा का अवरोही भाग है जो कि नीचे की तरफ जाता है। उसके बाद मूलांकुर, मूलांकुर से विकसित होता है। ये मूलांकुर होगा। मूलांकुर से क्या होता है? विकसित होता है। पौधे में जाइलम द्वारा जल का परिवहन तथा फ्लोएम द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो जाइलम किसका काम करता है? जल परिवहन का कार्य करता है। और फ्लोएम किसका कार्य करता है? जो भी पत्तियों में खाना बना है, भोजन बना है, अन्य भागों तक उसको क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोग कुल मिला के कितना क्वेश्चन किए हैं? 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हर एक दिन आपको 50-50 क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा? एक एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एकदम 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, सारा जो भी इतना भी कंटेंट है आपको याद हो जाएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और सही डायरेक्शन में मेहनत करना है और हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और बीपीएससी टीआरई के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम खूब पढ़िए धकाधक। ठीक है।